remuneration or fee received by non-resident consultant, their employees and their family members. Sections 10, 8A, 8B and 9. चलिए इसको समझते हैं. Any remuneration or fees received by a consultant out of the funds made available to an international organization under a technical assistance grant agreement between the agency and the government of the foreign state, and any income which accrues or arises to him outside India shall be exempt from tax. Similarly, the remuneration received by an individual from the consultant referred to above shall also be exempt. वो भी माफ होगी. Further, the income of any family member of the consultant or the employee of the consultant which accrues or arises outside India, in respect of which tax is payable in the foreign state, shall also be exempt from tax. जो फैमिली मेंबर को मिलेगा पैसा वो भी exempt रहेगा. Death cum retirement gratuity received by an employee, section 1010. ये हम लोग सैलरीज में पढ़ेंगे. Payment in commutation of pension received by the employees, section 1010A. ये जो पेंशन का कम्यूटेशन ये भी हम लोग सैलरीज में पढ़ेंगे. लीव एनकैशमेंट, सेक्शन 1010AA. ये भी हम लोग सैलरीज में पढ़ेंगे. कंपेंसेशन ऑन रिटायरमेंट रिट्रेंचमेंट, कंपेंसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट, सेक्शन 1010B. ये भी हम लोग सैलरीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. पेमेंट्स अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985. इसमें से अगर कोई पेमेंट अगर मिलता है तो सेक्शन 1010BB. भोपाल गैस लीक डिजास्टर. एनी पेमेंट्स मेड अंडर द अबव एक्ट और एनी स्कीम मेड देयर अंडर शैल बी एग्जेम्प्ट इन हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट. कुछ भी पैसा अगर मिलता है भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985 के अंतर्गत वो माफ होगा. अमाउंट रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, सेक्शन 1010C. ये भी हम लोग सैलरीज में पढ़ेंगे. टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजाइट्स पेड बाय एम्प्लॉयर. नॉन मॉनेटरी जो पैसे में नहीं है उसके ऊपर जो टैक्स है, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजाइट्स पेड बाय एम्प्लॉयर, जो कि एम्प्लॉयर पे करता है. ठीक है ना, पेड बाय एम्प्लॉयर. सेक्शन 1010CC. वेरिन फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2003-4. द टैक्स एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन ए परक्यूजाइट provided to the employee other than the perquisite provided by way of monetary payment within the meaning of section 72 shall be exempt in the hands of the employee. वो एम्प्लॉय के हाथ में माफ होगा. ठीक है ना, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को नॉन मॉनेटरी परक्यूजाइट दे रहा है और नॉन मॉनेटरी परक्यूजाइट के ऊपर में जो टैक्स बनता है वो एम्प्लॉयर ही पे कर रहा है. इन दैट केस वो जो टैक्स का अमाउंट होगा वो एम्प्लॉय के हैंड्स में माफ होगा. अमाउंट रिसीव्ड अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सेक्शन 1010D. एनी सम रिसीव्ड अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी इज होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. उसके ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है. आपके पास LIC है, मैच्योर्ड होती है, पैसा मिलता है, या मैच्योर नहीं होती, कोई हादसा हो जाता है, पैसा मिलता है, बोनस के साथ माफ है, वो टैक्स नहीं होगा. However, the following sum received are not exempt under this section. नीचे दिए गए वो सब exemption नहीं है. Any sum received from a policy under section 80DD3 or section 80DDA3. ठीक है ना. Any sum received under a keyman insurance policy or
any sum received under an insurance policy issued on or after 1/4/2003, in respect of which the premium payable for any of the years during the terms of the policy exceeds 20% of the actual capital sum assured. However, such sum received on the death of a person shall be exempt. ये तो हो गया सेक्शन 80 DD3 और सेक्शन 80 DDA3 के अंतर्गत अगर पैसा मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा, माफ़ नहीं होगा। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा मिलता तो टैक्सेबल होगा। ये नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो 20% सम एश्योर्ड से ज़्यादा है, इन दैट केस मैच्योरिटी के समय अगर पैसा अगर मिलता है बोनस के साथ तो टैक्सेबल होगा। एक्सेप्शन है सिर्फ अगर डेथ के समय मिलता है, अगर डेथ हो जाती है तो वो माफ़ है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या होता है? कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन बाय अ पर्सन on the life of another person who is or was the employee of the first mentioned person or is or was connected in any manner whatsoever with the business of the first mentioned person. ठीक है? देखना होगा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कैसे बैठाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा कष्ट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा सबको ठीक करने की समय के साथ साथ। हम लोग का इनकम टैक्स चलता रहेगा, उसकी टेंशन मत रहिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। For the purpose of calculating the actual capital sum assured under point number 3 above, effect shall be given to the explanation to subsection 2A of section 88 of the Income Tax Act. ठीक है, प्रोविडेंट फंड सेक्शन 1011 में हम लोग प्रोविडेंट फंड क्या है वो देखते हैं। एनी पेमेंट फ्रॉम ए प्रोविडेंट फंड टू विच the Provident Fund Act 1925 applies or from public provident fund set up by the central government shall be exempt. Provident Fund से अगर पैसा मिलेगा तो वो exempt होगा। Payment from recognized provident fund section 1012, अब ये recognized provident fund के बारे में बता रहा है। The accumulated balance due and becoming payable to an employee participating in a recognized provident fund to the extent provided in Rule 8 of Part A of the 4th Schedule of Income Tax Act 1961 shall be exempt. For detailed discussion see chapter on salary. Salaries में है तो वहाँ हम लोग समझ जाएंगे क्या बोलना चाह रहे हैं recognized provident fund को लेकर के। Any payment from an approved superannuation fund section 1013. Any payment from an approved superannuation fund shall be exempt provided it is made on death of a beneficiary or to any employee in lieu of or in commutation of an annuity on his retirement at or after a specified age or on his becoming incapacitated prior to such retirement or by way of refund of contribution to on the death of a beneficiary or by way of refund of contribution to an employee on his leaving the service in connection with which the funds is established otherwise than by
retirement at or after a specified age or on his becoming incapacitated prior to such retirement, to the extent to which such payment does not exceed the contributions made prior to the commencement of this act, that is 1/4/1962 and any interest thereon। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, एनी पेमेंट फ्रॉम एन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, सुपरएनुएशन फंड अप्रूव होना पड़ेगा, तो वहाँ से किसी भी तरीके का अगर पेमेंट होता है शैल बी एग्जेम्प्ट, वो माफ़ होगा, प्रोवाइडेड, एक्सेप्शन क्या है, इट इज़ मेड ऑन डेथ ऑफ ए बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी के मरण उपरांत पैसा देना होगा, और या फिर टू एनी एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय को इन लिeu ऑफ और इन कम्यूटेशन ऑफ एन एन्यूटी ऑन हिज रिटायरमेंट एट और आफ्टर ए स्पेसिफाइड एज और ऑन हिज बिकमिंग इनकैपेसिटेटेड प्रायर टू सच रिटायरमेंट, या फिर पैसा देना पड़ेगा, वो रिटायरमेंट हो रहा है इसलिए, या फिर वो काम नहीं कर सकता, परमानेंटली इनकैपेसिटेट हो गया वो काम करने से, उसके एवज में अगर पैसा दिया जा रहा है, या और by way of refund of contribution to on the death of a beneficiary, by way of refund of contribution to on the death of a beneficiary, की डेथ के कारण जो पैसा वो दिया उसका रिफंड के एवज में अगर पैसा दिया जा रहा है, या और by way of refund of contribution to an employee on his leaving the service in connection with which the funds established otherwise than by retirement at or after a specified age or on his becoming incapacitated prior to such retirement, to the extent to which such payment does not exceed the contributions made prior to the commencement of this act 1/4/1962 and any interest thereon। ठीक है, आगे समझ में। हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 1013A बाद में पढ़ेंगे सैलरीज का चैप्टर में। नोटिफाइड स्पेशल अलाउंस सेक्शन 1014, ये भी हम लोग सैलरीज में पढ़ेंगे। इंटरेस्ट प्रीमियम और बोनस ऑन स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स सेक्शन 1015। एग्जाम्पशन इन केस ऑफ एनी एसएससी सेक्शन 1015(1). यह इसी में हम लोग इसी का अलग अलग भाग है, ए बी सी करके है, ए बी सी डी ई एफ, एफ से भी आगे है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।